हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 7 हिंदी का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां। हम आपको इससे पहले भाग में इसके प्रश्न और उत्तर करा रहे थे और हमने आपको अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर आपको कराए थे। तो अनुमान और कल्पना में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको करा दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। तो भाषा की बात में हमारा पहला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो हमें अब क्या करना है, ऐसे ही कुछ 5 हमें वाक्य ऐसे ही बनाने हैं और इनको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो हमारा ये प्रश्न होगा, 5 तुलनात्मक प्रयोग लिखिए। प्रश्न है, 5 तुलनात्मक प्रयोग लिखिए। प्रयोग 5 तुलनात्मक प्रयोग लिखिए। तो हमारा इसका उत्तर लिखेंगे, पहला है, दादी माँ साप भ्रष्ट दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी साप भ्रष्ट देवी सी प्रतीत हो रही थी। दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी प्रतीत हो रही थी। इसको हम क लिखते हैं। इसके बाद ख, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गई। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गईं। तीसरा है, सागर की हिलोर की भांति
उसका मादक स्वर गूंजता। उसका मादक स्वर, मादक स्वर गूंजता, गूंजता। अगला है घ, परिस्थितियों का वात्याचक्र। परिस्थितियों, परिस्थितियों का वात्याचक्र, वात्याचक्र जीवन के सूखे पत्ते, जीवन के सूखे पत्ते सा हिला देता है। सूखे पत्ते सा हिला देता है, हिला देता है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन के सूखे पत्ते सा हिला देता है, पत्ते सा हिला देता है। इसके बाद पांचवा है किसी लड़की को, किसी लड़की को देखकर उतना विस्मय, देखकर उतना विस्मय, उतना विस्मय व कौतूहल, विस्मय व कौतूहल, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य और कौतूहल जिज्ञासा। कौतूहल नहीं होता, नहीं होता जितना कि इन, जितना कि इन, कि इन हिमालय की, इन हिमालय की बेटियों को देखकर, हिमालय की बेटियों को, बेटियों को देखकर, किसी लड़की को देखकर उतना विस्मय व कौतूहल नहीं होता जितना कि इन हिमालय की बेटियों को देखकर। तो हमारे ये 5 तुलनात्मक प्रयोग हो गए। पहला क्या था? दादी माँ सा भ्रष्ट देवी सी प्रतीत हो रही थी। दूसरा है काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गईं। तीसरा है सागर की हिलोर की भांति उसका मादक स्वर गूंजता। और चौथा है परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन के सूखे पत्ते सा हिला देता है। पांचवा है किसी लड़की को देखकर उतना विस्मय व कौतूहल नहीं होता जितना कि इन हिमालय की बेटियों को देखकर। तो हमारा ये प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है
निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो क्या हो जाती हैं, जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं और काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो आपको भी क्या करना है, पाठ में इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए और हमें क्या करना है, पाठ में इसी तरह के और हमें क्या करने हैं, उदाहरण ढूंढने हैं। तो हम इसका प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, हमारा अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो सजीव हो उठती हैं या जीवित हो उठती हैं, मानो सजीव या जीवित हो उठती हैं, लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, पाठ में इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए और उदाहरण ढूंढिए। तो निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो सजीव या जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। पाठ में इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहला है
संभ्रांत महिला सी प्रतीत संभ्रांत महिला सी प्रतीत होती थी। प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला सी प्रतीत होती थी। दूसरा है बूढ़े हिमालय की गोद में इन वाक्यों में एक सजीवता यहाँ पे दिख रही है ना, तो यहाँ पे जैसे संभ्रांत महिला सी प्रतीत होती थी, तो यहाँ पे एक सजीवता दिखाई, मान लिया यह वाक्य में एक सजीवता आई हो। यहाँ पे इस तरह से प्रतीत हो रहा है, बूढ़े हिमालय की गोद में, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर, बच्चियां बनकर, बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। ये नदियों के बारे में कहा गया है। ये कैसे खेला करती हैं। ये कैसे खेला करती हैं। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तीसरा है माँ बाप की गोद में माँ बाप की गोद में, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर, नंग धड़ंग धड़ंग होकर, नंग धड़ंग होकर, नंग धड़ंग होकर खेलने जाती, खेलने जाती इन बालिकाओं का रूप, इन बालिकाओं का, इन बालिकाओं का रूप। तो माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने जाती इन बालिकाओं का रूप। उसके बाद अगला है घ। हिमालय को हिमालय को ससुर तथा, हिमालय को ससुर तथा तथा समुद्र को, समुद्र को उसका दामाद कहने में
समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कुछ भी झिझक नहीं होती है। नहीं होती है। हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो हमारा ये प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ विशेषण दिया है और एक तरफ विशेष दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरफ विशेषण और एक तरफ विशेष दिया हुआ है। तो जैसे पहला है, एक इसने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया है, मूसलाधार वर्षा। अब अगला क्या होगा? संभ्रांत। संभ्रांत यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? संभ्रांत क्या होगी? महिला होगी। संभ्रांत महिला। महिला पे आप ऐसे निशान लगाएंगे। संभ्रांत महिला यानी ऊंचे घर की महिला। चंचल किसके लिए कहा गया है? चंचल यहाँ पे नदियां। चंचल नदियां। चंचल नदियां। उसके बाद समतल आंगन। समतल आंगन यानी समतल का अर्थ मैदान ना, तो किसके लिए कहा गया है? आंगन को कहा गया। और घना जंगल। घना जंगल। तो इस तरह से आप इस पर निशान लगाएंगे। विशेषण क्या है? संभ्रांत महिला हो गई, चंचल नदियां, समतल आंगन और घना जंगल। तो आपको भी ऐसे ही इसमें निशान लगाना है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी। जैसे राजा और रानी होना चाहिए ना, तो इस समास ही क्या है? द्वंद्व समास है। और उसमें क्या हो जाता है? और का लोप हो जाता है, यानी वह विलुप्त हो जाता है। तो यह क्या है? द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। तो पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से कई शब्द आए होंगे और उसमें द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम या शब्दकोश शैली में लिखिए। तो आपको इन शब्दों को उसमें क्या करना है? कॉपी में लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है पाठ में द्वंद्व समास का कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है। कई स्थानों पर
प्रयोग किया गया है, किया गया है, इन्हें खोजकर, इन्हें खोजकर, इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम में लिखिए। वर्णमाला क्रम में लिखिए। हमारा प्रश्न है, पाठ में द्वंद्व समास का कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है, इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला है छोटी, बड़ी। तो यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए था, छोटी और बड़ी। तो यहाँ पे और क्या हो गया, लोप हो गया है। दूसरा है भावभंगी, हाव भाव, भाव भंगी। और अगला है माँ बाप, माँ बाप। तो इस तरह से अन्य उदाहरण हमने आपको यहाँ पे लिखा दिए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। नदी को उल्टा लिखने से क्या हो जाता है, दीन हो जाता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, नदी का उल्टा क्या हो गया, दीन। और इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न होगा, नदी को उल्टा लिखने पर दीन हो जाता है। उल्टा लिखने पर दीन हो जाता है। उल्टा लिखने पर क्या हो जाता है, दीन हो जाता है। दीन का अर्थ क्या है, गरीब। जिसका अर्थ है गरीब, जिसका अर्थ है गरीब, जिसका अर्थ है गरीब। 5 ऐसे ही 5 शब्द, ऐसे ही 5 शब्द लिखिए तथा उनके आगे प्रयुक्त संज्ञा
का नाम भी का नाम भी लिखिए। तो प्रश्न को फिर से देख लीजिए। नदी को उल्टा लिखने पर दीन हो जाता है, जिसका अर्थ है गरीब। जिसका अर्थ है गरीब। ऐसे ही 5 शब्द लिखिए तथा उनके आगे प्रयुक्त संज्ञा का नाम भी लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला है साहस। साहस को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो क्या हो जाता है? सहसा या एकदम अचानक। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। दूसरा है नव, नया। इसका क्या हो जाएगा? वन यानी जंगल। और यह जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हीरा। हीरा आप जानते ही हैं, डायमंड जिसे आप बोलते हैं। राही, इसका क्या हो जाएगा? राही। और ये भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। राही यानी मुसाफिर। अगला है खीरा। खीरा जिसे आप खाते हैं, ककड़ी का दूसरा रूप। और इसको क्या कहते हैं? इसका उल्टा राखी। राखी किसी लड़की का नाम भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? व्यक्ति के भाव को बता रहा है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद है शान। शान, इसका उल्टा हो जाएगा नशा। और यहाँ पे भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने ऐसे ही 5 शब्दों को यहाँ पे लिखा और उसके आगे हमने प्रयुक्त संज्ञा भी दी है। जैसे पहला साहस, सहसा भाववाचक संज्ञा। नव, वन जातिवाचक संज्ञा। हीरा, राही जातिवाचक संज्ञा। खीरा, राखी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और शान, नशा भाववाचक संज्ञा। तो ये प्रश्न भी यहाँ पे आपका पूरा होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे समय के साथ भाषा भी बदलती रहती है, शब्द भी बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप क्या है? वेत्रवती है। तो बेतवा नदी को पहले क्या कहा जाता था? वेत्रवती कहा जाता था। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए।
अन्य रूप लिखिए। जहाँ पे एक तरफ क्या है, कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके अन्य रूप भी दिए गए हैं कि इन शब्दों को दूसरे रूप में क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न को हम आपको कॉपी में करा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखेंगे निम्नलिखित नदियों व शहरों के अन्य नाम लिखिए। अन्य नाम लिखिए। निम्नलिखित नदियों व शहरों के अन्य नाम लिखिए। जैसे क्या है, सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब, और बनारस। तो हमें इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर है एक तरफ हम क्या लिखेंगे, पहला क्या था, सतलुज। सतलुज का अब अन्य नाम क्या है, इसका अन्य रूप भी है सतद्रुम। क्या कहते हैं हम, सतद्रुम भी कहा जाता है सतलुज को, सतद्रुम। यहाँ पे आपका दिया गया है सतद्रुम। अगला है झेलम, नंबर 2। झेलम ये भी नदी का नाम है और इसको क्या कहता है, झेलम को दूसरा नाम रूपपुर। झेलम को क्या कहा गया है, रूपपुर। तीसरा है अजमेर। अजमेर का नया रूप इसमें क्या दिया है, अजय मेरु। चौथा है रोपड़। रोपड़
झेलम को यहाँ पे इसको काट के हम दोबारा लिख रहे हैं। वितस्ता कहा जाता है। वितस्ता। झेलम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वितस्ता। वितस्ता। झेलम का दूसरा रूप क्या है? वितस्ता। और अजमेर को अजयमेरू कहा जाता है और रोपड़ को जो कहा गया है रूपपुर कहा गया है। रोपड़, रूपपुर। रोपड़ का नया नाम क्या है? रूपपुर। जिन बच्चों ने पहले इसको रूपपुर किया था वो उसको काट के वितस्ता कर लेंगे। उसके बाद अगला है चिनाब। चिनाब भी ये नदी है यहाँ पे और इसको विपाशा, इसका नया नाम क्या है? विपाशा। विपाशा भी इसको कहा जाता है। और अंत में है बनारस। ये क्या है? एक शहर का नाम है और बनारस को क्या कहते हैं? वाराणसी। क्या कहा जाता है? वाराणसी। तो ये इनके अन्य नाम हो गए। सतलुज जो कि एक नदी है उसका नाम है शतद्रुम। झेलम भी नदी है, इसको क्या कहा जाता है? वितस्ता। अजमेर एक शहर है और इसको क्या कहा जाता है? अजयमेरू। रोपड़, रूपपुर। चिनाब, बिपाशा और बनारस, वाराणसी। अब हमारा अगला प्रश्न है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही शब्द आया है, शायद ही। ध्यान दीजिए, ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, यानी शायद ही का अर्थ नकारात्मक, यानी ये शायद ही होगा। तो यहाँ पर इसको ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? नकारात्मक अर्थ यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। तो इसी वाक्य को इन्होंने कैसे कहा है? शायद ही यह बात आ सके। तो इसका उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके, तो इसका क्या लिखा है यहाँ पे? उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। तो इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। नहीं के अर्थ में इनका इस्तेमाल नहीं, जो नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके नहीं के अर्थ में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो हम इसको आपको बता दें कि आपको जैसे हमें क्या करना है, 3-3 उदाहरण सोचिए। तो 3-3 उदाहरण क्या होंगे? जैसे हमारा पहला उदाहरण हो गया कि उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। उन्हें शायद इस घटना की जानकारी हो। अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं तो शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो। शायद उनको घटना की जानकारी न हो। इस तरह से हम पहला वाक्य लिख सकते हैं। पहले जैसे क्या था, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो, तो हमने इसका विश्लेषण किया तो शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो। दूसरा है, वह शायद ही तुम्हें देख सके और वे लोग शायद तुम्हें न देख सके। ठीक है। और उसके बाद वे लोग
शायद ही इधर खेलें, वे लोग शायद ही इधर खेलें। तो इसका विश्लेषण किया तो वे लोग शायद इधर न खेलें। तो उसी तरह से आप इस तरह के 3 वाक्य यहाँ पे बना सकते हैं और उनका विश्लेषण आप कर सकते हैं। पहले आप शायद ही, तो उसको आप फिर नकारात्मक रूप में भी लिख दीजिए। तो इस तरह से आप 3 वाक्य ढूंढने हैं और उनके क्या करने हैं, विश्लेषण करके। पहले आपको जैसे वह शायद ही, और उसके बाद उसका नकारात्मक आपको वाक्य बनाना है। तो जैसे यहाँ पे वाक्य बनाया गया है, आपको भी इसी तरह के ये 3 उदाहरण सोचने हैं और उनका विश्लेषण करना है। तो यहाँ पर इस पाठ के आपके सारे प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं। अगले भाग में हम आपको कठपुतली, ये हमने आपको रीड और एक्सप्लेन करा दिया है, इसका रीडिंग करा दी है और इसका आपको भावार्थ भी बता दिया है। इसके बाद हम आपको इसके अगले भाग में शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर आपको कराएंगे।